नमस्कार साथियों, मैं अंजलि कुमारी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चलिए तो बुक को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 20 साहस की कमी। सफल लोग चमत्कार घटित होने या कोई काम आसानी से हो जाने की आशा नहीं रखते। वे रुकावटों पर काबू पाने की हिम्मत और ताकत हासिल करते हैं। वे इस पर ध्यान नहीं देते कि उन्होंने क्या गवा दिया है, बल्कि इस पर ध्यान देते हैं कि उनके पास क्या बचा हुआ है। इच्छाएं साकार नहीं होती, पर दृढ़ विश्वास पर टिके हुए भरोसे और उम्मीद पूरी होती है। प्रार्थनाएं तभी स्वीकार की जाती है जब साहस के साथ काम भी किया जाए। सलाह और चरित्र, इन दोनों का मेल कामयाबी हासिल होने का एक अहम नुस्खा है। आम और खास लोगों के बीच यही फर्क होता है। हमारा मन जब साहस से भरा होता है तो हम अपने डर को भूल जाते हैं और रास्ते की रुकावटों पर काबू पा लेते हैं। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर को जीतना है। साहस के बिना चरित्र, निष्ठा और न्यायप्रियता बेअसर होता है। दूसरी ओर चरित्र के बिना साहस जुल्म का रूप ले लेता है। सफलता का नुस्खा। सफलता पाना केक बनाने की तरह है। अगर हमारे पास सही नुस्खा ना हो तो हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। अच्छा केक बनाने के लिए हमारे पास सही मात्रा में उम्दा किस्म की सामग्री होनी चाहिए। हमको उन्हें न तो ज्यादा आंच देनी होती है, न ही कम। अगर हमारे पास सही नुस्खा हो तो अभ्यास और कभी कभार होने वाली गलतियों से मिलने वाली सीख की मदद से यह काम आसान हो जाता है। अब नुस्खा हमारे पास है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं, यह हमको तय करना है। सफलता हासिल करने के लिए कुछ सबक हारने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए खेलें। दूसरों की गलतियों से सीखे। तीसरा, ऊंचे चरित्र वाले लोगों से संबंध रखे। चौथा, जितना पाते हैं उससे अधिक दे। पांचवा, बिना कुछ दिए कुछ पाने की उम्मीद न रखे। छठा, हमेशा दूर की सोचे। सातवां, अपने मजबूत पहलुओं को जाने और उनकी बुनियादी पर अपना विकास करे। आठवां, फैसला लेते समय हमेशा हालात की व्यापक तस्वीर को ध्यान से देखें। नौवां, अपनी सच्चाई के साथ कभी भी समझौता न करें। कार्य योजना, एक्शन प्लान। पहला, आप अपना काम बेहतर, ज्यादा तेज और असरदार ढंग से कैसे कर सकते हैं, इस बारे में 3 सुझाव लिखें। क, ख, ग। इसमें आप लिख सकते हैं कि क्या क्या सुझाव आपका है। दूसरा, ऐसे 3 तरीके लिखें जिसके जरिए हम सफलता हासिल करने के उसूलों पर अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में अमल कर सकते हैं। क, ख, ग। काम, घर, सामाजिक। तीसरा, अपनी जिंदगी के उन क्षेत्रों के बारे में लिखें जहां अनुशासन का अभाव आपको खटक रहा हो। आकलन करें कि आपको इनकी क्या कीमत चुकानी पड़ी है। चौथा, अगली बार किसी बाधा का सामना होने पर रुककर खुद से ये 2 सवाल पूछें। मैं उन चुनौती से क्या सीख सकता हूँ? मैं इस सबक से जिंदगी में कैसे फायदा उठा सकता हूँ? अध्ययन 5, प्रेरणा। खुद को और दूसरों को हर रोज प्रेरित करना। इंतजार करने वालों को अच्छी चीजें मिलती है, पर केवल ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं जिन्हें कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मैं 2 बातों में यकीन रखता हूँ। क, ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं पर वे और अच्छे बन सकते हैं। ख, ज्यादातर लोग यह जानते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। सवाल यह उठता है कि फिर वे कोशिश क्यों नहीं करते। कभी कमी है एक चिंगारी की, एक प्रेरणा की,
अपनी मदद करने की तरीके बनाने वाली कुछ किताबें यह सिखाने की कोशिश करती है कि हमको क्या करना चाहिए, लेकिन मेरा तरीका अलग है। मैं लोगों से पूछता हूँ, हम यह काम क्यों नहीं कर सकते? अगर हम सड़क पर मिलने वाले लोगों से पूछें कि क्या आप करना चाहेंगे, तो वे हमको सारे सही सवाल देंगे। लेकिन अगर हम उनसे यह पूछें कि क्या वे उन बातों पर अमल भी कर रहे हैं, तो जवाब होगा नहीं। इसकी वजह है प्रेरणा का अभाव। सबसे शक्तिशाली प्रेरणा हमारे अपने विश्वास से जन्म लेती है। किसी काम के लिए पहल करने के लिए जरूरी होती है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उनमें यकीन रखें और अपने जीवन में उनकी जिम्मेदारी स्वीकार करें। जब हम अपने कार्य और व्यवहार की जिम्मेदारी स्वीकार करने लगते हैं तो जिंदगी के बारे में हमारा नजरिया बेहतर हो जाता है। जब हम निजी जिंदगी और अपने पेशों में ज़्यादा नतीजे देने लगते हैं, घर और दफ्तर में हमारे रिश्ते बेहतर होने लगते हैं, जिंदगी सार्थक और ज़्यादा भरपूर हो जाती है। शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो जाने के बाद व्यक्ति की भावनात्मक व्यवहार लाभ और हानि के उसूल से बनता है। अगर लाभ से हानि ज़्यादा हो तो वह हमारे काम में रुकावट बन जाती है, और अगर हानि से लाभ ज़्यादा हो तो प्रेरणा बन जाएगा। आर्थिक पुरस्कार, छुट्टियों और तोहफों की शक्ल में मिलने वाले लाभ दिखाई देते हैं, लेकिन मान्यता, प्रशंसा, खुशहाली के एहसास में मिलने वाले लाभ दिखाई देते हैं, लेकिन मान्यता, प्रशंसा, खुशहाली के एहसास, तरक्की, जिम्मेदारी, परिपूर्णता के एहसास, खुद की सार्थकता का एहसास, किसी काम को पूरा करने की अनुभूति और विश्वास के रूप में हासिल होने वाले लाभों को केवल महसूस किया जा सकता है, वे आंखों को दिखाई नहीं देते। प्रेरणा की परिभाषा। दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि प्रेरणा क्या है? प्रेरणा एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमारे काम या भावनाओं में जोश भरती है। प्रेरित करने का मतलब होता है जोश और जज्बा पैदा करना। प्रेरणा का अर्थ किसी के अंदर काम करने की लगन पैदा करना भी हो सकता है। प्रेरणा बहुत शक्तिशाली है। यह हमारे मन के संदेश को दूर करके हमको प्रेरित और गतिशील करती है। दूसरे शब्दों में प्रेरणा किसी भी काम को करने की वजह मानी जा सकती है। यह एक ऐसी ताकत है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। हमें प्रेरित होने की आवश्यकता क्यों है? प्रेरणा हमारे जीवन की प्रेरक शक्ति होती है। इसका जन्म सफल होने की इच्छा से होती है। सफलता के बिना जिंदगी में न तो इज्जत मिलती है, ना ही घर या दफ्तर में आनंद और उत्तेजना का माहौल बन पाता है। जिंदगी उन टेढ़े मेढ़े पहिए की तरह हो जाती है जिस पर हचकोले खाते हुए सवारी करनी पड़ती है। प्रेरणा की सबसे बड़ी दुश्मन आत्मसंतुष्टि है। आत्मसंतुष्ट व्यक्ति कोशिश नहीं करता। आत्मसंतुष्ट लोग विकास भी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें जिंदगी की जरूरत का एहसास ही नहीं हो पाता। प्रेरणा कैसे काम करती है? प्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है? इसे समझ लेने के बाद हम खुद को प्रेरित करके अपने मकसद को तो हासिल कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। हमारी आंतरिक प्रेरणा की हमारी प्रेरणा शक्ति और नजरिया होती है, और यह हमारे आसपास के माहौल पर भी असर डालती है। हम दूसरे लोगों से जैसे व्यवहार की उम्मीद करते हैं, उसे हासिल करने की कुंजी हमारा नजरिया ही है। कोई इंसान
प्रेरित और लक्ष्य के प्रति समर्पित कैसे रह सकता है। इसके लिए खिलाड़ी लंबे समय से आत्म सुझाव के तरीके का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आत्म सुझाव के अंतर्गत कुछ आशावादी वाक्य वर्तमान काल में बोले जाते हैं और उन्हें लगातार दोहराया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह खुद से की गई आशावादी बातचीत है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हमने हाल ही में कोई नया काम शुरू किया है। खुद को आत्म सुझाव देने के लिए हम इस वाक्य को दिल में कई बार दोहरा सकते हैं। मेरा आत्मविश्वास हर रोज बढ़ता जा रहा है। या फिर मान लीजिए कि हमारा बेटा एक ऐसी दौर से गुजर रहा है जिसमें उसकी हर बात हमारे मन में खींच पैदा करती है। उस हालात में हम खुद को यह आत्म सुझाव दे सकते हैं। मैं जॉन से बात करते समय शांत रहूंगा और संयम से काम लूंगा। प्रेरणा और अंतर प्रेरणा में क्या फर्क है? मैं देश विदेश में सेमिनार करता रहता हूँ। लोग मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि क्या मैं दूसरों को प्रेरित कर सकता हूँ। मेरा सवाल होता है, नहीं, लोग खुद को खुद ही प्रेरित करते हैं। मैं तो लोगों को प्रेरित होने के लिए आत्म प्रेरणा देता हूँ। उसके बाद लोग अपने लिए प्रेरणादायक माहौल खुद तैयार कर सकते हैं। आत्म प्रेरणा विचार के रूप में व्यक्त होती है, जबकि प्रेरणा कार्य के स्तर पर व्यक्त होती है। जब आदमी की सोच बढ़ती है तो उसका इजहार उसके व्यवहार में होता है। लोगों को आत्म प्रेरित करने वाली अतः प्रेरणा देने के लिए आवश्यक है कि उनकी जरूरतों को समझा जाए। सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? पैसा, मान्यता, जीवन स्तर में सुझाव, हम उन्हें प्यार करते हैं, उनसे मिलते स्वीकृति, ये सारे चीजें प्रेरक शक्ति बन सकती है। लोग पैसा पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। एक अच्छे नेता के लिए वे उससे भी अधिक कुर्बानी दे देते हैं, लेकिन सबसे अधिक त्याग लोग अपने विश्वास के लिए करते हैं। अपने विश्वास के लिए लोग जान तक दे देते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी घटनाएं रोज होती है। हम जब खुद को अपने जीवन और व्यवहार के लिए जिम्मेदारी मानने लगते हैं तो जिंदगी के बारे में हमारे नजरिए में बेहतरी लाने वाला बदलाव आता है। प्रेरणा आग की तरह होती है। यदि हम उनमें ईंधन डालना बंद कर देंगे तो वह बुझ जाएगी। अपने आंतरिक मूल्यों में विश्वास ही हमारा ईंधन है। जब हमारी प्रेरणा को आंतरिक मूल्यों में विश्वास का ईंधन मिलता है तो वह लंबे समय तक काम करती है। आंतरिक और बाहरी प्रेरणा। प्रेरणा दो तरह की होती है, आंतरिक और बाहरी। बाहरी प्रेरणा हमारी प्रेरणा बाहर से हासिल होती है। बाहरी प्रेरणा के उदाहरण हैं पैसा, सामाजिक मान्यता, प्रसिद्धि और भय। उदाहरण के तौर पर माँ बाप से मार खाने का डर या नौकरी से निकाले जाने का डर। भय से उत्पन्न प्रेरणा। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक कंपनी पेंशन योजना शुरू करना चाहती थी। योजना को लागू करने के लिए जरूरी था कि उसे सारे कर्मचारी मंजूरी दे। जॉन के अलावा हर कर्मचारी ने उस योजना को मंजूरी देने के लिए दस्तखत कर दिए। योजना अच्छी थी और सभी कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद थी, लेकिन जॉन के दस्तखत न करने से रुकावट पैदा हो गई थी। जॉन के सुपरवाइजर और साथी कर्मचारियों ने उसे दस्तखत करने के लिए मनाने की काफी कोशिश की पर असफल रहे। आखिरकार कंपनी के मालिक ने जॉन को अपने दफ्तर में बुलाकर कहा, जॉन, यहाँ
पेन रखी है और साथ में पेंशन योजना के वे कागज रखे हुए हैं जिसमें शामिल होने के लिए तुम्हें दस्तखत करने हैं। अगर आप इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जॉन ने दस्तखत कर दिया। तब कंपनी के मालिक ने पूछा कि उसने दस्तखत पहले क्यों नहीं किए। जॉन ने जवाब दिया, इससे पहले किसी ने इस योजना को इतनी अच्छी तरह नहीं समझाया था जिस तरह आपने समझाया है। अक्सर देखा जाता है कि शिकार शिकारी को चकमा दे देते हैं। वजह यह होती है कि शिकारी अपना भोजन जुटाने के लिए दौड़ रहा होता है जबकि शिकार अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। भय के कारण उत्पन्न होने वाली प्रेरणा के ये फायदे हैं। पहला, इसकी वजह से काम जल्दी पूरा हो जाता है। दूसरा, काम समय पर पूरा हो जाने से नुकसान नहीं होता। तीसरा, थोड़े समय के लिए इंसान की काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि पिरामिडों को गुलामों ने बनाया था। उनकी लगातार निगरानी की जाती थी और काम न करने पर सजा दी जाती थी। लेकिन डर से जन्म लेने वाली प्रेरणा के नुकसानदेह पहलू भी है। मसलन, यह बाहर से दी जाने वाली प्रेरणा है। इसका मतलब यह है कि प्रेरणा तभी तक काम करती है जब तक प्रेरणा देने वाला मौजूद रहता है। प्रेरणा देने वाले के हटते ही प्रेरणा भी समाप्त हो जाती है। यह तनाव पैदा करती है। सीमित काम करते हैं जिससे जान बची रहती है। आखिरकार काम करने की शक्ति घट जाती है। यह रचनात्मकता को खत्म कर देता है। लोग डंडे के डर से काम करने के आदी हो जाते हैं और उनसे काम करवाते रहने के लिए बड़े फिर और बड़े डंडे की जरूरत होती है। जो लोग केवल उतना काम करते हैं जिससे कि उनकी नौकरी बची रहे, वे किसी संस्था के लिए कीमती साबित नहीं हो सकते। एक ग्राहक ने किसी कर्मचारी से पूछा, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? कर्मचारी ने जवाब दिया, जब से उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी। प्रोत्साहन प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा इस तरह के प्रोत्साहनों, बोनस, कमीशन, मान्यता आदि के रूप में भी दी जा सकती है। प्रोत्साहन प्रेरणा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब तक असरदार प्रोत्साहन मिलता रहता है तब तक यह काफी कारगर साबित होते हैं। जरा उस गधे के बारे में सोचिए जिसके आगे एक गाजर लटक रही होती है और पीछे एक गाड़ी जुटी हुई हो। इस मामले में प्रोत्साहन प्रेरणा कारगर तभी साबित होगी जब गधा काफी भूखा हो, गाजर मीठी हो और गाड़ी पर लदा बोझ हल्का हो। समय समय पर हमको गधे को थोड़ी सी गाजर खाने के लिए देनी होगी, वरना उसका उत्साह खत्म हो जाएगा। थोड़ी गाजर खा लेने के बाद जब गधे का पेट भर जाएगा तो हमको उसके फिर भूखे होने का इंतजार करना पड़ेगा ताकि वह गाजर खाने के लिए गाड़ी खींचे। हमारी व्यापारिक माहौल में भी यही सिलसिला देखने को मिलता है। सेल्समैन अपना कोटा पूरा होते ही काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनकी प्रेरणा कोटा पूरा होने तक ही सीमित होती है। ऐसा प्रेरणा बाहरी है, अंदरूनिक नहीं। अंदरूनिक प्रेरणा, चलिए इसे भी एक कहानी की ही माध्यम से समझते हैं। एक लड़का फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस करने लगातार आता था, लेकिन वह कभी टीम में शामिल नहीं हो सका। जब वह प्रैक्टिस करता था तो उसके पिता मैदान के किनारे बैठकर उसका इंतजार करते रहते थे। मैच शुरू हुए तो वह लड़का 4 दिन तक प्रैक्टिस
करने नहीं आया। वह क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैचों के दौरान भी नहीं दिखा, लेकिन वह लड़का फाइनल मैच के लिए आया और उसने कोच के पास जाकर कहा, आपने मुझे हमेशा रिजर्व खिलाड़ियों में रखा और कभी टीम में खेलने नहीं दिया, लेकिन कृपया करके आज मुझे खेलने दे। कोच ने कहा, बेटा मुझे दुख है कि मैं तुम्हें यह मौका नहीं दे सकता। टीम में तुमसे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके अलावा यह फाइनल मैच है। स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। मैं तुम्हें मौका देकर खतरा मोल नहीं ले सकता। लड़के ने मिन्नत करते हुए कहा, सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। मेरी आपसे विनती है कि मुझे खेलने दे। कोच ने इससे पहले लड़के को कभी इस तरह विनती करते हुए नहीं देखा था। उसने कहा, ठीक है बेटे, जाओ खेलो, लेकिन याद रखना कि मैंने यह निर्णय अपने ही बेहतर फैसले के खिलाफ लिया है और स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। मुझे शर्मिंदा ना होने पड़े। खेल शुरू हुआ और लड़का तूफान की तरह खेला। उसे जब भी गेंद मिली उसने गोल मार दिया। कहना ना होगा कि वह उस मैच का हीरो बन गया। उसकी टीम को शानदार जीत मिली। खेल खत्म होने के बाद कोच ने उस लड़के के पास जाकर कहा, बेटा मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ? मैंने तुम्हें पहले कभी इस तरह खेलते हुए नहीं देखा। यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम इतना अच्छा कैसे खेल गए? लड़के ने जवाब दिया, कोच आज मेरे पिताजी मुझे खेलते हुए देख रहे थे। कोच ने मुड़कर उस जगह को देखा जहां उसके पिताजी बैठा करते थे, लेकिन वहां पर कोई नहीं बैठा था। उसने पूछा, बेटा तुम जब भी प्रैक्टिस करने आते थे तो तुम्हारे पिताजी वहां बैठा करते थे, लेकिन आज मैं वहां पर किसी को नहीं देख रहा हूँ। लड़के ने उत्तर दिया, कोच मैंने आपको यह कभी नहीं बताया हूँ कि मेरे पिताजी अंधे थे। 4 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। आज पहली बार वह मुझे ऊपर से देख रहे होंगे। आत्मसम्मान, उपलब्धियों के एहसास, जिम्मेदारी और विश्वास जैसी आंतरिक प्रेरणाएं व्यक्ति के अंदर से आती है। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति को अनुभव होने वाली आंतरिक संतुष्टि है। इसका संबंध जीत या सफलता से नहीं होता, बल्कि यह तो किसी काम को पूरा करने से महसूस होने वाली पूर्णता से जन्म लेती है। इसका रिश्ता केवल मंजिल पाने से नहीं, बल्कि किसी काम को अंजाम तक देने के एहसास से होता है। किसी निरर्थक लक्ष्य को हासिल करने से आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। आंतरिक प्रेरणा टिकाऊ होती है क्योंकि यह इंसान के अंदर ही जन्म लेती है और आत्म प्रेरणा का रूप ले लेती है। सफलता पाने के लिए अपनी प्रेरणा को पहचानने और लगातार शक्तिशाली बनाने की जरूरत होती है। अपने लक्ष्य को लिखिए और उसे अपने सामने रख सुबह शाम पढ़ा कीजिए। 2 सबसे अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक प्रेरणाएं हैं, मान्यता और जिम्मेदारी। मान्यता पाने का मतलब है लोग हमारी प्रशंसा करें, आपको मान सम्मान दे और हमसे जुड़ाव महसूस करें। जिम्मेदारी से आदमी में जुड़ाव और स्वामित्व की भावना जन्म लेती है। वह एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन जाता है
जिम्मेदारी का भावना आदमी के उत्साह को घटाता है। मान्यता बाहरी चीज है क्योंकि यह बाहर से हासिल होती है, हालांकि इसका इजहार आदमी के अंदर होता है। दूसरी ओर जिम्मेदारी एक अंदरूनी साहस है और इसकी अनुभूति व्यक्ति को अपने अंदर होती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जील का उदाहरण ले। वह एक ग्राहक सेवा प्रतिनिधि थी और इस काम में 6 सालों से जुड़ी थी। इस काम में कर्मचारी जितनी जल्दी बदलते हैं, उसे देखते हुए वह यह काम लंबे समय से कर रही थी। जिस जील को अपना काम पसंद था, उसे ग्राहकों से बात करना और उसकी दिक्कतें दूर करना अच्छा लगता था, लेकिन उसे एक बात नापसंद थी। 2 साल से भी कम समय से काम कर रहे दूसरे ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों को भी उनकी बराबरी का दर्जा दिया गया था। वह इस बात से हताश हो जाया करती थी कि इस ग्राहक सेवा प्रतिनिधि उनकी सलाह सुनना ही नहीं चाहते थे। उनके सामने जब कोई दिक्कत आती थी तो वे सीधे मैनेजर के पास चले जाते थे, जबकि मैनेजर के पास जील जितना काम का तजुर्बा नहीं था। मैनेजर ने गौर करना शुरू किया कि जील का काम हालांकि खराब नहीं था, पर वह पहले जितना अच्छा नहीं कर गया था। वह अपने काम से खुश नहीं लग रही थी। वह इतनी अच्छी कर्मचारी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जील की तनख्वाह बढ़ा दी, लेकिन काम के बारे में जील का नजरिया नहीं बदला। अधिक पैसा पाना किसी को भी हमेशा अच्छा लगता है, पर जील तो सम्मान चाहती थी। उसके बाद मैनेजर ने जील से कुछ देर तक बात की। उसके असंतोष की वजह जानने के बाद मैनेजर ने जील को सुपरवाइजर का दर्जा दे दिया। दूसरे प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि भविष्य में आने वाली सारी दिक्कतों का ब्यौरा उस तक जील के जरिए पहुंचेगा। जील की बढ़ी हुई जिम्मेदारी ने उसकी सम्मान पाने की इच्छा पूरी कर दी और उसकी काम करने की शक्ति फौरन बढ़ गई। आर्थिक पुरस्कार अस्थायी होते हैं और उसका असर थोड़ी देर के लिए होता है। वे लंबे समय तक आत्मसंतुष्टि नहीं दे पाते। इसके विपरीत किसी सोच को अमल में आते हुए देखने का ख्याल अपने आप में भावनात्मक आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। लोग महसूस करते हैं कि उनके साथ बेजान चीजों की तरह पेश नहीं आया जा रहा है। वे खुद को एक उपयोगी टीम का हिस्सा मानने लगते हैं। सही काम करना एक ऐसा पुरस्कार है जो खुद ही प्रेरणादायक है। हम सभी सही या गलत तरीके से प्रेरित हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं जब टोरंगो में था तो मैंने 2 भाइयों की कहानी सुनी। उनमें एक नशीली दवाइयों का आदी था और अपने परिवार के लोगों को अक्सर पीटा करता था, जबकि दूसरा काफी सफल व्यापारी था। वह समाज में सम्मानित था और उसका एक अच्छा परिवार था। एक ही माँ बाप द्वारा पाले गए बच्चे, एक ही माहौल में पले बड़े 2 भाई एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो सकते हैं। पहले भाई से पूछा गया कि आप यह सब क्यों करते हैं? आप नशीली दवाइयों के आदी हैं, शराबी हैं, अपने परिवार के लोगों को पीटते हैं। आपको यह सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? उसने जवाब दिया, मेरे पिता नशीले दवाइयों के आदी थे, शराबी थे और अपने परिवार के लोगों को पीटा करते थे। फिर आप मुझसे क्या बनने की उम्मीद करते हैं? उन्हीं वजहों से मैं ऐसा बन गया हूँ। दूसरे भाई से पूछा गया, आप
सारे सही काम क्यों करते हैं? आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? और जरा सोचिए, उसने क्या कहा? मैं जब छोटा था तो अपने पिताजी को शराब के नशे में धुत और सारे गलत काम करते हुए देखा करता था। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मुझे उनके जैसा नहीं बनना। दोनों भाई एक ही स्रोत से प्रेरणा हासिल कर रहे थे, लेकिन एक उनका इस्तेमाल सही ढंग से और दूसरा गलत ढंग से कर रहा था। गलत ढंग की प्रेरणा इंसान को आसान रास्ता अपनाने की इच्छा पैदा करती है, लेकिन अंत में वह रास्ता ज़्यादा मुश्किल साबित हो जाता है। साथियों, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।